न्यूज 18 प्राइम का वक्त है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और देश में आज दो तस्वीरों की सबसे ज्यादा चर्चा है। पहली, दिल्ली में नई सरकार का राज्याभिषेक और दूसरी एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बाद देश में एनडीए का स्कोर 21 हो गया है। हालांकि 2018 में भी एनडीए का स्कोर यही था, लेकिन तीसरे टर्म में भी यह स्कोर बरकरार रखना नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा अचीवमेंट है, उपलब्धि है। लेकिन अब चैलेंज बिहार और बंगाल का है। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। दिल्ली सरकार का राज्याभिषेक, मंच पर एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। इक्कीस राज्यों में एनडीए की सरकार, अगला नंबर बंगाल और बिहार। मोदी की गारंटी विनिंग फैक्टर, तो क्या क्लियर है 2029 की पिक्चर? दिल्ली से आई इस तस्वीर को देखकर विरोधियों की नींद उड़ चुकी है। इंडिया गठबंधन का एक एक सहयोगी दल सख्ते में है। दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी के काबिज होने से केजरीवाल परेशान हैं। ममता बनर्जी को अभी से बंगाल चुनाव की चिंता सताने लगी है और बिहार की सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब सजा रहे तेजस्वी यादव भी टेंशन में आ गए हैं। और सबका ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण है रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण के बाद आई ये तस्वीर। इस तस्वीर में जेडीयू से लल्लन सिंह और संजय झा हैं, टीडीपी से चंद्रबाबू नायडू हैं, जनसेना पार्टी से पवन कल्याण हैं, एजेएसयू के सुदेश महतो हैं, शिवसेना से एकनाथ शिंदे हैं, एनसीपी से अजित दादा पवार हैं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा हैं, निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद हैं, अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल हैं, नेशनल पीपल्स पार्टी के कॉनराड संगमा हैं और नॉर्थ ईस्ट के वो तमाम नेता हैं जो इस वक्त मोदी की गारंटी के साथ जुड़ चुके हैं। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। जनता ने 2014 और 2019 के बाद 2024 में भी इंडिया गठबंधन के तमाम वादे और विपक्षी एकता को दरकिनार करते हुए मोदी की गारंटी को चुना। नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म में 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें झारखंड और जम्मू कश्मीर को छोड़कर 6 राज्यों में एनडीए की सरकार बनी और दिल्ली की जीत के साथ अब 21 राज्यों में एनडीए की सरकार है। हमारे अपने भाजपा के 21 राज्यों में भाजपा की सरकार का बनना ये अपने आप में बड़ी बात है। और खासकर इसका सबका मजा तब बढ़ जाता है जब दिल्ली में 27 साल बाद हमारी अपनी बहन मुख्यमंत्री करके शपथ लेती है। मेरी अपनी ओर से उनको शुभकामना भी है। एनडीए के सारे लीडर्स के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का आज भोजन प्रसाद का कार्यक्रम था और फिर फोटो सेशन का कार्यक्रम था और बिहार जीतने की तैयारी। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बाद बीजेपी ने अपना 2018 वाला रिकॉर्ड एक बार फिर टच कर लिया है। 2018 में भी 21 राज्यों में एनडीए गठबंधन की सरकार थी। इससे पहले ये रिकॉर्ड इंदिरा गांधी के नाम पर था, लेकिन मोदी ने न सिर्फ इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि 2025 में एक बार फिर अपना स्कोर बरकरार रखा है। हालांकि चुनौती अब बिहार को बचाने और ममता दीदी के गढ़ पश्चिम बंगाल में सत्ता पाने की है। दिल्ली में जीत के बाद टीम मोदी इसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही है। और दिल्ली में आज से रेखा राज है। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और शपथ के बाद सीधे मां यमुना के द्वार पर पहुंची। यह पहली बार है कि किसी मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक से पहले पूरी कैबिनेट के साथ यमुना आरती की और आरती के बाद कामकाज की शुरुआत की। शपथ के साथ ही रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार का एजेंडा क्लियर कर दिया। मोदी की गारंटियों को पूरा करने के लिए एक्शन प्लान पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है।
नई मुख्यमंत्री, नई लीडरशिप, नया मैसेज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया मॉडल। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही रेखा गुप्ता ने सरकार के एजेंडे को क्लियर कर दिया है। उन गारंटियों की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं जो चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता को दी थी। वैसे तो नई सरकार पर अपने कई वादों को निभाने की चुनौती है, लेकिन वो 3 बड़े वादे जो दिल्ली की जनता से प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, उस पर एक्शन प्लान तैयार हो गया है। पहला वादा यमुना सफाई का, जो दिल्ली चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने यमुना सफाई की गारंटी दी थी। अब शपथ के फौरन बाद और कैबिनेट बैठक से पहले ही सीएम ने स्वच्छ यमुना का संकल्प लिया है। आजादी के बाद दिल्ली की राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार है कि शपथ के बाद कोई सरकार सीधे मां यमुना के द्वार आई, कैबिनेट बैठक से पहले मां यमुना की आरती की। हमारी प्राथमिकता रहेगी मां यमुना को फिर से उनके पुराने साकार स्वरूप में लेके आना, साफ सुथरा करना, दिल्ली को वो यमुना माई का फिर से आशीर्वाद देना जिसके वो अधिकारी हैं। दिल्ली चुनावों में मोदी की दूसरी बड़ी गारंटी थी दिल्ली को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की, और शीश महल सबसे बड़ा मुद्दा था। अब पीएम की उस गारंटी पर भी एक्शन का ऐलान कैबिनेट मीटिंग में हो गया है। मतलब सबसे पहले सीएजी रिपोर्ट पेश होगी। एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा जनता का, और निश्चित रूप में जो काम, जो भ्रष्टाचार पीछे हुआ है वो उजागर होगा। दिल्ली में मोदी की एक और बड़ी गारंटी पर भी रेखा गुप्ता की पहली कैबिनेट ने मोहर लगा दी। मतलब अब दिल्ली वालों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा, जिसका वादा प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण पर बीजेपी के दिग्गजों ने क्या कहा, ये भी सुनिए। यशस्वी प्रधानमंत्री की दूरंदेशी जो नीतियां हैं उसी का परिणाम है। हमारे जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनता है। मेरे परिवार में कोई सांसद, विधायक, मंत्री नहीं है, लेकिन हमको मुख्यमंत्री बना के बताया। ऐसे सबका साथ सबका विकास केवल कहते नहीं है, वो करके दिखाते हैं। दिल्ली विकसित दिल्ली बनेगी। दिल्ली के लोगों का सपना भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में पूरा करने जा रही है। चलने वाली सरकार, उनके आशीर्वाद से बनी हुई सरकार। जैसे रेखा गुप्ता जी का नाम रेखा गुप्ता है, लेकिन वो दिल्ली की भाग्य रेखा बनेंगी, विकास की रेखा बनेंगी, अविरल निर्मल यमुना मैया के प्रवाह की रेखा बनेंगी, स्वच्छता की रेखा बनेंगी। और आने वाला समय बहुत ही, जैसा दिल्ली को देश देखना चाहता है, दुनिया देखना चाहती है, वैसी दिल्ली बनेगी, ऐसा हमें विश्वास है। और आज लग रहा है कि दिल्ली नहीं बल्कि देश जीता है एक बार फिर से। देखिए, कुंभ में तो सबको बुलाए हैं, सब लोग आए हैं और सब ने वहां आस्था की डुबकी लगाए हैं, और जो लोगों को समय मिलेगा वो दिल्ली की सेवा में लगेंगी। तो हम प्रयागराज के संगम का पवित्र जल यहाँ दिल्ली पहुंचाएंगे। जाहिर है शपथ के साथ ही रेखा गुप्ता सरकार का ये एक्शन मोड दिल्ली वालों को उम्मीद जरूर देगा कि डबल इंजन की सरकार में पूरी होगी मोदी की हर गारंटी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी का बजट पेश होने के बाद जहां सरकार इसे महाविकास वाला महाबजट बता रही है, वहीं विपक्ष ने बजट पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव का कहना है कि बजट में किसान, युवाओं के लिए रोजगार को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। वहीं कांग्रेस विधायक ने बजट को खोखला बताया है। इस रिपोर्ट में देखते हैं क्या कुछ राजनीति बजट को लेकर हो रही है। यूपी के बजट को जहां प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने बजट पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी के बजट में गरीबों, किसानों की उपेक्षा की गई है। पहले से स्वागत करता हूं। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य के द्वारा देश के किसी भी राज्य का सबसे बड़ा बजट 2025-26 का आज विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। ये सेकंड लास्ट बजट था इनका, सेकंड लास्ट बजट। इसके बाद आखिरी बजट होना है और फिर हम सब लोगों को नई सरकार चुनने का मौका मिलेगा। जिस सरकार के पिछले
कई बजटों को अगर हम देखें तो ये जो बजट है, इनके घोषणा पत्र से कोई तालमेल नहीं बनता इनका। सरकार ने जहां बजट को हर वर्ग के लिए बेहतर बताया है, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बजट को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना ने बजट को खोखला बताया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे दिखावे का बजट बताया। ये बजट एक बड़े घोटाले की पटकथा है। अगर यही विकास है तो जनता को अंधकार से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं इस बजट को पूरी तरह से खारिज करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि अगली बार जुमलों के किताब की बजाय जनता की जरूरतों के बजट बनाए। 2027 में जनता के हित में हम बेहतर बजट लाएंगे। बजट में लफाजी बहुत, जनता के लिए कुछ नहीं। पूरी तरह से खोखला बजट है, कोई भी नई चीज़ नहीं है, कोई नई योजना नहीं है, और जिन योजनाओं पर भी इन्होंने पैसा दिया भी है वो अपर्याप्त पैसा दिया है। तो बजट का आकार बड़ा कर देने से अगर विभागों को आप पैसा देने की हालात में नहीं है तो पैसा खर्च कैसे होगा, जनता को उसकी सुविधा कैसे मिलेगी। तो केवल आंकड़ों की कलाबाजी करने से उत्तर प्रदेश की जनता का भला नहीं होने वाला। ये पूरी तरह से दिशाहीन, खोखला, झूठा बजट है। वहीं यूपी सरकार के मंत्रियों ने इस बजट को यूपी के विकास वाला बजट बताया है। उनका कहना है कि इससे यूपी के विकास को गति मिलेगी। ये बजट पेश किया गया है और प्रदेश को खुशहाली की तरफ, विकास के गति और मिलेगी, ये ध्यान में रख करके बजट पेश है। 17 से जो हम लोगों ने बजट का टेकअप किया और जितने बार हमने उनको बढ़ाया, 2017 से लेके 2025 का बजट जो आज प्रस्तुत हुआ 8,08,000 करोड़ का लगभग प्लस का जो दिया गया है, इसमें जो क्षेत्र का विकास, औद्योगिक विकास, क्षेत्र का विकास, कृषि से जुड़ा हुआ, रोजगार से जुड़ा हुआ। योगी सरकार ने आज 8.8 लाख करोड़ रुपए का सबसे बड़ा बजट पेश किया, जिसमें फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सामाजिक पेंशन, गरीब, युवा, किसान, धार्मिक, पर्यटन और महिलाओं के विकास पर रहा। वहीं विपक्ष ने बजट को लेकर सवाल खड़े किए हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस बीच सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन के खेमे में खलबली सी मच गई है। लंबे समय से आरजेडी की बैसाखी पर चल रही कांग्रेस ने चुनावी तंत्र को टाइट कर दिया और राहुल गांधी खुद भी बिहार में एक्टिव हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने 40-50 सीट जीतने तक का दावा कर दिया है। पिछले चुनाव में केवल 27% का स्ट्राइक रेट रखने वाली कांग्रेस को इतनी सीट जीतने के लिए कितनी सीटों पर लड़ना होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। को 40 से 50 सीट निश्चित रूप से बिहार विधानसभा में आएगा। क्या बिहार में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है? क्या बिहार में आरजेडी कम सीट पर, कांग्रेस ज्यादा सीट पर लड़ेगी? क्या लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव कांग्रेस को ड्राइविंग सीट सौंपेंगे? कांग्रेस के दबाव में आरजेडी कितने सीटों पर लगाएगा दाम? बिहार कांग्रेस के नए नवेले प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के सामने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के इस बयान से महागठबंधन के खेमे में खलबली मच गई है। सियासी गलियारों में कई सवाल तैरने लगे हैं कि कांग्रेस आरजेडी पर दबाव की राजनीति कर रही है। सीटों की बार्गेनिंग के लिए कांग्रेस ऐसा बयान दे रही है। हम लोगों के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग, महिला कांग्रेस के लोग ठीक ढंग से अगर अभी से काम में जुट जाएं तो मैं कोई कारण नहीं देखता कि आज जहां हम लोगों की विधानसभा में संख्या 19 है, उसको हम 40-50 नहीं पहुंचा सकते। बिहार चुनाव में सीटों का बंटवारा सही तरीके से हुआ तो कांग्रेस 40 से 50 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। क्या कांग्रेस की ये नसीहत आरजेडी और तेजस्वी यादव को है? पिछले चुनाव में कांग्रेस पर तोहमत लगी सबसे खराब स्ट्राइक रेट की। 2020 के चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी और मात्र 19 सीट जीत पाई। कांग्रेस की जीत का प्रतिशत 27.14 रहा। 27 के स्ट्राइक रेट से कांग्रेस को 40-50 का टारगेट साधने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना होगा।
2020 के स्ट्राइक रेट के मुताबिक कांग्रेस को 40 सीट जीतने के लिए 150 सीट पर लड़ना होगा और 50 सीट जीतने के लिए 185 सीटों पर लड़ना होगा। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है। इसकी आधी संख्या 122 है और कांग्रेस तो 150 से 185 सीट वाली रणनीति पर मंथन कर रही है। बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में आरजेडी की बैसाखी छोड़ कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर आना चाहती है? क्या आरजेडी कांग्रेस को अपने से ज्यादा सीट देने को तैयार होगी? क्या बिहार में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है? क्या बिहार में आरजेडी कम सीट पर और कांग्रेस ज्यादा सीट पर लड़ेगी? कांग्रेस के दबाव में आरजेडी कितने सीटों पर दांव लगाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव कांग्रेस को ड्राइविंग सीट सौंपेंगे? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी बिहार में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। कांग्रेस की चुनावी मैनेजमेंट की टीम को एक्टिव कर दिया गया है। दिल्ली के 6 चुनाव में 00 की हैट्रिक लगाने वाली कांग्रेस की नजर अब बिहार चुनाव पर है। देखना होगा कि आरजेडी कांग्रेस के दबाव में आता है या कुछ अलग दांव लगाता है। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।